जैव विविधता। जैव विविधता में जब आप किसी क्लासरूम में आए, अभी इस क्लासरूम में आप हैं, तो आप इस क्लासरूम में चारों तरफ देख के मुझे बताएं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पीपीटी प्लीज। नेक्स्ट। ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इनके अलावा इसमें कौन कौन से सजीव आपको मिल सकते हैं? मक्खी, मच्छर, चींटियां हो सकते हैं। तो हमने, यदि आप इस गार्डन में जाएंगे तो आपको सजीव और निर्जीव कौन कौन से दिखाई देंगे? चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले निर्जीव, निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी को वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमारा पहला क्वेश्चन बना वायरस। निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी वायरस कहलाता है। यदि हम दूसरा क्वेश्चन इस पे बनाएं तो वायरस सबसे सरलतम जीव कहलाता है। इस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, सरलतम जीव। वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी माना आपने, क्यों? कोई बताएगा? बताएं। हम ये कहना चाहेंगे बेटे, जब वायरस वातावरण में होता है तो वो निर्जीव की तरह कार्य करता है। जब किसी सजीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो सजीव की तरह कार्य करता है। इसलिए निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी को आप वायरस कहते हैं। आपने भी जैसा कि क्लासरूम में उदाहरण बताए, कुर्सी, मेज, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा, ये सभी निर्जीव हैं। और जो भी जंतुओं के आपने उदाहरण बताए, जैसे कॉकरोच हो सकता है, चींटियां हो सकती हैं, छिपकली हो सकती है, ये सब सजीव है। सजीव और निर्जीव को पहचानने का क्या माध्यम है, क्या आधार है? हाँ, तो आधार क्या है सजीव और निर्जीव के बीच का? जैविक क्रियाएं, बहुत सारी नहीं, जैविक क्रियाएं। अब जैविक क्रियाओं का जैसे आप उदाहरण बता रहे थे, श्वसन, जनन, पाचन, भोजन नहीं, पाचन, उपापचय क्रियाएं, वृद्धि, उत्सर्जन एक्सेट्रा। निर्जीव और सजीव के बारे में समझ गए आप? अच्छा, सजीवों का विज्ञान की जिस शाखा में आप अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से बनाया है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स और अध्ययन। जीवों के अध्ययन के विज्ञान को आप क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। अब आप जानते हैं सजीव, दो प्रकार के सजीव नेचर में पाए जाते हैं, पादप जंतु। अब पादप और जंतुओं को आप कैसे पहचानेंगे, किनके आधार पर पहचानेंगे? बताएं आप। तीन लक्षणों के आधार पर हम पादप और जंतुओं को पहचानते हैं। पहला, हरित लवक, क्लोरोफिल। आप जानते हैं पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। दूसरा, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पादप कोशिकाओं में
कोशिका भित्ति उपस्थित होती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। तीसरा पॉइंट, गमन एवं संवेदनशीलता। गमन एवं संवेदनशीलता पादप कोशिकाओं में सामान्यतया अनुपस्थित होती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। तो पादप और जंतुओं को 3 लक्षणों के आधार पर आप विभेदित कर सकते हैं। ठीक है, जो शाखा में करेंगे आप उसे क्या कहेंगे? जूलॉजी। तो जंतुओं का अध्ययन आप प्राणी शास्त्र या जंतु विज्ञान में करेंगे और पादपों का अध्ययन आप वनस्पति शास्त्र या बॉटनी में करेंगे। पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी को युगलिना कहते हैं। पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाएगी? युगलिना, क्योंकि युगलिना में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब पादप और जंतुओं को पहचानने के आधार आप यहां पे लिख लें। कौन कौन सा आधार हमने देखा? पहला हरित लवक, दूसरा कोशिका भित्ति सेल वॉल, तीसरा गमन एवं संवेदनशीलता, तो पहले 2 लक्षण पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और तीसरा लक्षण पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित या कम विकसित होता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में अधिक विकसित होता है। यहां तक समझ में आ गया? अब हम देखते हैं, यदि मैं जीव विज्ञान के बारे में वापस आपसे पूछूं कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? अरस्तु। अरस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस और जंतु या प्राणी शास्त्र के जनक अरस्तु। यहां पे वापस क्वेश्चन लिखे हैं, वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस और प्राणी शास्त्र के जनक अरस्तु। अब क्वेश्चन बनता है कि वनस्पति शास्त्र की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? कौन बताएगा? वनस्पति शास्त्र की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसके लेखक थियोफ्रेस्टस थे। हिस्टोरिया प्लांटेरम। उसी प्रकार से प्राणी शास्त्र की प्रथम पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम है और इसके लेखक थे अरस्तु। हिस्टोरिया हिस्टोरिया एनिमेलियम। यहां तक समझ में आ गया आपके? अभी हमने 2 प्रकार की कोशिकाओं की बात की थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनका अर्थ देखते हैं।
प्रोकैरियोटिक शब्द दो शब्दों से बना है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या आदिम, या प्राथमिक। कैरियोटिक शब्द कैरियोन से बना है। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसी कोशिकाएं जिनमें आदिम प्रकार का, प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रारंभिक प्रकार का, आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, हम उन्हें प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं कहते हैं। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। ऐसा केंद्रक, चूंकि अभी आपने बताया कि केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है, वो आनुवंशिक पदार्थ जो केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होगा, हम उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। लिखे, आनुवंशिक पदार्थ जो केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ जो केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। बेटे यही नाम। अब मुझे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के 3 उदाहरण आप बताएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के 3 उदाहरण आपके अलावा कोई बताएगा? बताएं, आप बताएं। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ एक ही होता है। मैं बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल लिखें, उदाहरण लिखें इसका। प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया। दूसरा उदाहरण लिखें नीले हरे सेबाल। नीले हरे सेबाल, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी। अब कोई मुझे बताएगा ब्लू ग्रीन एल्गी को और क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनो का मतलब क्या होता है? ब्लू कलर। साइनोबैक्टीरिया। तीसरा उदाहरण हो गया माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा पर कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन लिखें, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। यस, सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरो, पी फॉर प्लूरो, पी फॉर निमोनिया, एल फॉर लाइक और ओ फॉर ऑर्गेनिज्म। प्लूरो, निमोनिया, लाइक, ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ। यस, प्लूरो, निमोनिया, लाइक, ऑर्गेनिज्म। लाइक समान, ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? अब बेटे पीपीएलओ को और क्या नाम है? पीपीएलओ को पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्वेश्चन आते हैं बेटे पीएमटी में। पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? पीपीएलओ को। पीपीएलओ का फुल फॉर्म आप बताएं। प्लूरो, निमोनिया, लाइक, ऑर्गेन। समझ में आ गया? अब हम दूसरे प्रकार की कोशिका की बात करेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। हाँ बोले, वो मैं बताऊंगा, अभी आ रहा है, अभी बता दो।
दूसरा लिखें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका। इसमें यू शब्द का मतलब होता है वास्तविक, ट्रू। वो कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका कहते हैं। वास्तविक केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब इसके उदाहरण कोई बताएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो 3 उदाहरण हमने लिखे थे उनके अलावा सभी पादप तथा जंतुओं का निर्माण यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं से होता है। लिखो इसका, प्रोकैरियोटिक के 3 उदाहरणों के अलावा सभी पादप तथा जंतुओं का निर्माण यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं से होता है। यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं से होता है। लिख लिया? अब बेटे कितने क्वेश्चन बन गए यहां तक अभी तक? पहला क्वेश्चन लिखो नीचे, प्रश्न, निर्जीव तथा सजीव के बीच की योजक कड़ी। अलग अलग कलर के पेन लेके आए आप, है ना? रेड भी जरूर लेके आए। प्रश्न हमेशा रेड से लिखे। पहला क्वेश्चन, निर्जीव तथा सजीव के बीच की योजक कड़ी। लिखते जाओ बेटे। दूसरा, निर्जीव तथा सजीव के बीच की योजक कड़ी, वायरस। जीवन, दूसरा क्वेश्चन लिखो, जीवन का सबसे सरलतम रूप। इसका उदाहरण क्या होगा? वायरस। तीसरा क्वेश्चन लिखें, जीवन का सबसे सरलतम रूप, वायरस। लिख लिया? अब लिखें, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। नहीं, गलत बोल रहे हैं। जो मैं लिखें आप, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? इसमें आंसर में लिखें लेमार्क तथा ट्रेबीरेनस। लेमार्क तथा ट्रेबीरेनस। लेमार्क तथा ट्रेबीरेनस। लिख लिया? लेमार्क तथा ट्रेबीरेनस। लिख लिया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, पादप तथा जंतुओं के बीच की योजक कड़ी। पादप, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप तथा जंतुओं के बीच की योजक कड़ी। क्या है इसका आंसर? युगलिना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, वनस्पति शास्त्र के जनक। क्या नाम है वनस्पति शास्त्र के जनक? थियोफ्रेस्टस। अब लिख लिया? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति शास्त्र की प्रथम पुस्तक का नाम? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब लिखे जंतु विज्ञान के जनक। अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम? हिस्टोरिया एनिमेलियम।
यहां तक समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे वर्गीकरण की रूपरेखा, हेडिंग डालें ये अभी, वर्गीकरण की रूपरेखा। वर्गीकरण की रूपरेखा। अब वर्गीकरण में जैसा कि मैंने पहली बार आपको बताया था कि हम ए से जेड तक जंतु विज्ञान का ए से जेड तक पढ़ी। ए फॉर अमीबा और जेड फॉर, अब आप कभी भी ए फॉर एप्पल जूलॉजी की क्लास में नहीं बोलेंगे। एप्पल तो बॉटनी में आता है, आप किसकी क्लास अटेंड कर रहे हैं? तो आपको ए फॉर और जेड फॉर या जूलॉजी। चलिए, अब आप जानते हैं कि जंतु जगत का पहला जो संघ होता है उसे क्या कहते हैं? जंतु जगत का प्रथम संघ, फाइलम, प्रोटोजोआ। तो अमीबा कौन से संघ में आएगी? और जेब्रा कौन से संघ में आएगा? मेमेलिया संघ है क्या? संघ है कॉर्डेटा, मेमेलिया है वर्ग। तो जेब्रा कोर्डेटा का सदस्य है। तो हम प्रोटोजोआ से लेकर कोर्डेटा तक पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब हम, अभी आपने लिखा है आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की रूपरेखा। तो एक चार्ट बनाएंगे और जंतुओं को विभिन्न समूहों में विभेदित करेंगे। यहां तक ए टू जेड तक पहुंचना है हमको, ठीक है। चलिए, सामान्यतया सजीवों को दो समूहों में बांटा जाता है, पादप और जंतु। ये दो समूहों में बांटना सबसे पहले शुरू किया था कैरोलस लीनियस। नाम सुना है आपने कैरोलस लीनियस का? क्या कहते हैं कैरोलस लीनियस का? पहले ओरिजिनल नाम क्या था? कैरोलस लीनियस का जो सही नाम था वो था कार्ल बॉन लिने। कार्ल बॉन लिने ने अपना नाम द्विपद पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार बदलकर कैरोलस लीनियस किया। तो सभी सजीवों को कैरोलस लीनियस ने दो जगत में बांटा। कौन कौन से जगत हुए? पादप जगत तथा जंतु जगत। इसके बाद अर्नेस्ट हिकल, क्या वैज्ञानिक का नाम है? अभी मैं सब आपको एक एक लिखाऊंगा। अर्नेस्ट हिकल, पहले कौन से वैज्ञानिक का नाम बताया? कैरोलस लीनियस। उन्होंने सजीवों को किस समूह में बांटा? ठीक है। अब अर्नेस्ट हिकल ने दो और जगत बनाए। एक जगत को मोनेरा कहते हैं, अभी चार्ट बनाएंगे, सुनो आप। और दूसरा जगत प्रोटिस्टा कहलाता है। अब कितने जगत हो गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप तथा जंतु जगत। इसके बाद विटेकर ने बातें नहीं करेंगे, पादपों से एक समूह को निकालकर पांचवा जगत बनाया जिसे फंजाई कहते हैं। तो अब एक चार्ट बनाए, सजीव, सजीवों को हम कितने जगत में बांटेंगे? 5 जगत में। पहला जगत
नाम बोलें। दूसरा जगत, तीसरा जगत, चौथा प्लांटी या पादप जगत, और पांचवा एनिमेलिया और जंतु जगत। अब इन पांचों जगत की विशेषताएं देखते हैं। यदि हम इन जगत के बीच में एक लाइन खींच दें तो हम कह सकते हैं कि पहले दो जगत मोनेरा तथा प्रोटिस्टा एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा तथा प्रोटिस्टा सजीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है। इनके अलावा फंजाई, पादप तथा जंतु ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। देखा। अब आप जानते हैं मोनेरा में हम उन प्रोकैरियोट्स को रखेंगे जिसका जिक्र हमने अभी किया था। किन किन को रखेंगे? यहां पे लिखो मोनेरा में उदाहरण। पहले लिखो ऐसे सजीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका की संख्या कितनी होगी? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सजीव। यहां पे तीन उदाहरण लिखो। मोनेरा में तीन कौन कौन से सजीव आएंगे? अपने आप लिख लो, अभी मैंने आपको बताया। बैक्टीरिया, नीले हरे सेबाल या साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा। अब आप प्रोटिस्टा पे आए। प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय सजीवों का समूह है, लेकिन इसमें कोशिका कौन से प्रकार की होगी? यूकैरियोटिक प्रकार। यहां पे लिखें एक यूकैरियोटिक कोशिका से निर्मित सजीव। एक यूकैरियोटिक कोशिका से निर्मित सजीव। अब प्रोटिस्टा में हमारे जंतु जगत का पहला संघ आएगा। ये पहला संघ ए फॉर अमीबा। अमीबा कौन से संघ में आएगा? तो प्रोटोजोआ कौन से समूह में आएगा? तो पी फॉर प्रोटिस्टा, पी फॉर प्रोटोजोआ। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। और प्रोटोजोआ का उदाहरण कौन बताएगा? सभी बताएंगे। अमीबा। यहां समझ में आ गया। तो प्रोटिस्टा के सजीवों की विशेषता है कि इनका शरीर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका से बना होता है। बताएं। एक मिनट, ये पांच जो हमने लिखे वो क्या नाम लिखे जगत के? तो प्रोटिस्टा जगत में प्रोटोजोआ संघ आता है। पी फॉर प्रोटिस्टा, पी फॉर प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ कौन से जगत में आएगा? अब नहीं भूलेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे तीन उदाहरण लिखी लिए मोनेरा के। मोनेरा की विशेषता भी आपने लिखी। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने सजीव। तीन उदाहरण कौन बताएगा? वेरी गुड। अब हम फंजाई की बात नहीं करेंगे, पादप की बात नहीं करेंगे, सिर्फ किस जगत पे आ जाएंगे? जंतु जगत। कोशिका से बने होते। फिर डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब लिखें आप जंतु जगत। यहां तक सब समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना चाहे तो चलिए। हाँ बेटे, जब पूरा शरीर हमारा तो बहुकोशिकीय अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। इन जंतुओं का शरीर एक कोशिका से बना होता है। एक कोशिका ही शरीर की सभी जैविक क्रियाएं करती है। एक कोशिका पाचन करेगी, जनन करेगी, उत्सर्जन करेगी, उपापचय क्रियाएं करेगी, वृद्धि करेगी,
संवेदनशीलता ग्रहण करेगी, इसलिए हम इनको एक कोशिकीय सजीव कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए बोले, बताओ बेटे। एक कोशिका, हमारी एक कोशिका जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है। यदि मैं आपको कहूं कि आप युग्मक का नाम जानते हैं, अंडाणु और शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु में संयोजन हो जाता है तो क्या बनता है? जाइगोट, युग्मनज, युग्मनज बनता है। बेटे युग्मनज जब पूरे शरीर को बना सकता है तो ये एक कोशिका भी तो सारे कार्य कर सकती है। युग्मनज भी एक कोशिका होती है, उससे पूरे शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य के लिए रूपांतरित होती है। जब वो कर सकती है तो ये क्यों नहीं? तो डॉबेल, यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम लिखें, डॉबेल। डॉबेल प्रोटोजोआ के नीचे डॉबेल ने एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को अकोशिकीय एसेलुलर या नॉन सेलुलर कहा था। एसेलुलर, अकोशिकीय या अभी और बताते हैं आपको। एसेलुलर और नॉन सेलुलर, इसका क्या मतलब होगा हिंदी में? अकोशिकीय। क्यों कहा अकोशिकीय? जैसे हमारे शरीर की एक कोशिका शरीर के सभी जैविक कार्य करने में सक्षम नहीं होती, लेकिन प्रोटोजोअन्स की एक कोशिका शरीर के सभी जैविक कार्य करने में सक्षम होती है, तो इन्होंने इसको एक कोशिकीय की जगह अकोशिकीय कहा। ठीक है, डॉबेल, किस वैज्ञानिक ने कहा? अब हम जंतु जगत का वर्गीकरण देखें। अब जंतु जगत को हम अनेक समूहों में वर्गीकृत करेंगे, विभाजित नहीं कहेंगे, यहाँ पे वर्गीकृत करेंगे। पहले हम दो समूह में इनको वर्गीकृत करेंगे, प्रोटोजोआ तथा मेटाजोआ। अब इन दोनों शब्दों का, जैसा आप जानते हैं कि बायोलॉजी की जितनी भी टर्म्स हैं, जीव विज्ञान की जितनी भी टर्म्स हैं, वो दो भाषाओं से बनी है। कोई बताएगा कौन कौन सी भाषाएं? दो भाषाओं से बनी है, एक का नाम लैटिन है और एक का नाम ग्रीक है। लैटिन एवं ग्रीक भाषा। यदि हम लैटिन भाषा में देखें, एक अधिकांश बायोलॉजी की टर्म्स जो हैं वो दो भाषाओं से बनी हैं, लैटिन या ग्रीक भाषा। अब हम प्रोटोजोआ का मतलब इन भाषाओं में देखते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटो जो शब्द है वो प्रोटोस से बना है। प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब हो गया प्रथम। जून का मतलब, जोआ शब्द जो है जून से बना है। जून का मतलब होता है एनिमल, जंतु। तो प्रथम जंतुओं को प्रोटोजोआ में रखा जाता है। वे जंतु जिनका उद्भव सबसे पहले हुआ है, हम उसे किस में रखेंगे? प्रोटोजोआ। समझ में आ गया? प्रोटोज मीन्स फर्स्ट, प्रथम। जून मीन एनिमल्स, एनिमल मतलब जंतु। तो प्रथम जंतुओं को हम किस में लिखेंगे?
तो यहां पे कौन सा उदाहरण आप लिखेंगे? तो ए भी आ गया है। अब हम मेटाजोआ का मतलब समझते हैं। मेटा जो शब्द है, आफ्टर, मेटा का मतलब क्या होता है? आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। वे सजीव, वे जंतु जिनका उद्भव प्रोटोजोन्स के बाद में हुआ। उद्भव, ओरिजिन, समझ में आ गया? अब एक और पॉइंट देखें आप। प्रोटोजोआ के जंतु हमने कहा कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका से बने, एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन मेटाजोआ के जंतु बहुकोशिकीय होंगे। यहां पे ब्रैकेट में लिख लो, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका, यहां पे लिखेंगे अनेक यूकैरियोटिक कोशिका से निर्मित। बहुकोशिकीय जंतु। और बहुकोशिकीय कोशिका कौन से प्रकार की होगी? यूकैरियोटिक। भाई हमने, आप तो जानते हैं, अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम कहीं नहीं लेंगे, क्योंकि हमने मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण लिखे। उसके बाद पूरे जगतों में सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे। ठीक है? मैंने कहा कि मोनेरा के अलावा प्रोटिस्टा से लेकर जंतु सभी का निर्माण यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका से होता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम मेटाजोआ में। तो मेटाजोआ का मतलब क्या हुआ? ऐसे सजीव, ऐसे जंतु जिनका उद्भव प्रोटोजोआ के बाद हुआ। और ये कैसे होंगे? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। अब हम मेटाजोआ को दूसरे समूहों में बांटते हैं। दोनों में यूकैरियोटिक हो गया। हमने प्रोकैरियोटिक शब्द सिर्फ मोनेरा तक सीमित रखा, उसके बाद कहीं भी प्रोकैरियोटिक शब्द नहीं आएगा। अब हम मेटाजोआ को दो बड़े समूहों में बांटते हैं, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ और यूमेटाजोआ। अब हम पैरा और यू का मतलब समझते हैं, क्योंकि जोआ का मतलब हम समझ चुके। जोआ का मतलब क्या होता है? जंतु। अब पैरा, पैरा जो शब्द है वो पैरोस से बना है। पैरोस का मतलब होता है पोर्स। पोर्स का मतलब क्या होगा? ऐसे बहुकोशिकीय जंतु, ऐसे बहुकोशिकीय जंतु जिनका शरीर छिद्रों से छिद्रित होता है, हम उन्हें किस समूह में रखेंगे? पैराजोआ। छिद्रों से छिद्रित। अब जैसे स्पंज, कौन बोला? वेरी गुड। आपने स्पंज गद्दी देखी है? गद्दियों में छेद ही छेद होते हैं, इसलिए उसी से इसके शब्द से वो शब्द बना। पहले तो ये नेचर में तो ये पाए जाते थे, उससे स्पंज बना। तो पैराजोआ के जंतुओं को सामान्यतया छिद्रधारी जंतु कहेंगे और ये स्पंज कहलाते हैं। अब हम यहां पर हमारे जंतु जगत का पहला संघ कौन सा हो गया? पैराजोआ में जंतु जगत का दूसरा संघ आएगा पोरीफेरा। अब पोरी और पैरा का मतलब तो आप जान गए,
फेरा का मतलब देखें, फेरा का मतलब क्या होता है? फेरा फेरी से बना है। फेरी का मतलब होता है छिद्रधारी, टू बियर, छिद्रधारी जंतु। ऐसे जंतु जिनका शरीर छिद्रों से छिद्रित होगा, हम उन्हें कौन से संघ में? पोरीफेरा के उदाहरण में क्या लिखेंगे? स्पंज। ठीक है। अब यूमेटाजोआ को हम वर्गीकृत करते हैं। यहां पर हमने जंतु जगत को किसके आधार पर वर्गीकृत किया? कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। यहां लिखे कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में हमने जंतु जगत को विभेदित किया किसके आधार पर? कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। अभी हमने मेटाजोआ को पैराजोआ और यूमेटाजोआ में विभेदित किया किसके आधार पर? छिद्रों के आधार पर। हमने कहा कि पैराजोआ के जंतुओं का शरीर छिद्रों से छिद्रित होता है, लेकिन यूमेटाजोआ के जंतुओं का शरीर छिद्रों से छिद्रित नहीं होता है। यहां तक समझ में? अब हम यूमेटाजोआ को वर्गीकृत करते हैं। किसका उदाहरण बेटे? किसका उदाहरण? यूमेटाजोआ को तो उदाहरण बता ही नहीं सकते, अभी तो वर्गीकृत कर रहे हैं इसको। जिसको कर चुके उसका ना उदाहरण बता रहे हैं। अब यूमेटा को हम दो समूहों में वर्गीकृत करेंगे। इसका आधार है सममिति, सिमेट्री। कौन बताएगा सममिति क्या होती है? सममिति के आधार पर। एक, आप जानते हैं जंतुओं में सामान्यतया दो प्रकार की सममिति पाई जाती है, एरीय तथा द्विपार्श्वीय। यूमेटाजोआ के वे सदस्य जिनमें एरीय प्रकार की सममिति पाई जाती है, उन्हें रेडिएटा समूह में रखते हैं। किस में रखेंगे? रेडिएटा जो शब्द है वो रेडियल सिमेट्री से बना है। अंग्रेजी में रेडियल सिमेट्री से रेडिएटा बना है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है एरीय सममिति। कोई बताएगा एरीय सममिति को कैसे परिभाषित करेंगे आप लोग? आपके अलावा और को बोलने दें। वेरी गुड। किसी भी दिशा से यदि जंतु को दो समान भागों में बांटा जा सके, उस सममिति को एरीय सममिति कहते हैं। जैसे मैंने एक ये चित्र बनाया, ये बॉल बनाई, इसको आप चाहे तो ऐसे काटें, ऐसे काटें, ऐसे काटें, ऐसे काटें। किसी भी दिशा से आप जब इसको विभाजित करेंगे तो दो समान भाग बन जाएंगे। ऐसी सममिति को क्या कहेंगे? एरीय सममिति। अब यहाँ पर रेडिएटा में हमारे जंतु जगत का तीसरा संघ आएगा, सिलिंट्रेटा। सिलिंट्रेटा को और क्या कहते हैं? निडेरिया। निडेरिया। कोई मुझे इसका उदाहरण बताएगा? वेरी गुड, हाइड्रा। तो हाइड्रा कौन से संघ में आता है? सिलिंट्रेटा। यहां पे लिख लें उदाहरण, हाइड्रा। हाइड्रा। अब सिलिंट्रेटा और निडेरिया का मतलब समझते हैं। सिलिंट्रेटा शब्द और निडेरिया शब्द। सिलिंट्रेटा जो शब्द है सिलिंट्रॉन से बना है, सील तथा एंटीरॉन। सील का मतलब होता है गुआ, एंटीरॉन का मतलब होता है आध्यात्म।
ऐसे जंतु जिनमें सिलेंट्रोन पाई जाती है, आद्यांत गुहा पाई जाती है, हम उन्हें सिलेंट्रेटा में रखते हैं। आप जानते हैं सिलेंट्रोन को और क्या कहते हैं? जटरवाइनी गुहा। क्या कहते हैं? तो ऐसे सदस्य जिनमें जटरवाइनी गुहा पाई जाती है, सिलेंट्रोन पाई जाती है, उन्हें हम किस में रखेंगे? सिलेंट्रेटा। अब निडेरिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? निडेरिया जो शब्द है वो नीडी से बना है। नीडी का मतलब था भेदक, पियर्सिंग। भेदक कोशिकाओं को आप दंश कोशिकाएं भी कहते हैं। तो इन जंतुओं की विशेषता है, इनके शरीर में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए, और दंश कोशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं नीडोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट के कारण इस समूह का नाम निडेरिया रखा गया है। अब हम दूसरा समूह देखते हैं, बाइलेटेरिया। बाइलेटेरिया शब्द बाई और लेटरल से बना है। बाई का मतलब दो, द्विपार्श्वीय जंतु। ऐसे जंतु जिनको सिर्फ हम एक दिशा से दो समान भागों में बांट पाए, उन्हें किस समूह में रखेंगे? बाइलेटेरिया, द्विपार्श्वीय समिति। यहां तक समझ में आ गया? अब बाइलेटेरिया को क्लासिफाई करेंगे। बाइलेटेरिया को दो समूह में हम वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत करने का जो आधार है वो है मुख की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? मुख की उत्पत्ति। बाइलेटेरिया के वो सदस्य हैं जिनमें पहले मुख का निर्माण होता है। पहले मुख का निर्माण उन्हें प्रोटोस्टोमिया में रखेंगे। किस में रखेंगे? प्रोटोस्टोमिया। प्रोटो का मतलब अभी आपने प्रोटोजोआ में पढ़ा था, फर्स्ट। स्टोमा का मतलब मुख। बाइलेटेरिया के वो सदस्य जिनमें पहले मुख का निर्माण होता है, हम उन्हें प्रोटोस्टोमिया में रखते हैं। ड्यूटेरोस्टोमिया दूसरा समूह। ड्यूटेरोस्टोमिया। अब ड्यूटेरोस्टोमिया का मतलब समझ गए आप, मुख। अब ड्यूटेरो का मतलब देखें, ड्यूटेरो का मतलब होता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद में। मुख का निर्माण गुदा के निर्माण के बाद होगा। पहले किसका निर्माण होगा? गुदा का। मुख का निर्माण गुदा के बाद होगा। अभी इसको विभेदित करेंगे, वापस बांटेंगे ड्यूटेरोस्टोमिया को। यहां तक समझ में आ गया? अब प्रोटोस्टोमिया को हम गुहा के आधार पर तीन समूह में बांटेंगे। प्रोटोस्टोमिया को देह गुहा के बारे में कौन जानता है? देह गुहा, बॉडी कैविटी।
देह गुहा क्या होती है, कौन बताएगा, बताएं। और कोई? देखिए मैं बताता हूँ, बैठे हैं। देह गुहा का मतलब होता है देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच पाए जाने वाला खाली स्थान देह गुहा कहलाता है। लिख लें आप, देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच पाए जाने वाला खाली स्थान देह गुहा कहलाता है। देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच पाए जाने वाला खाली स्थान देह गुहा कहलाता है। ठीक है, अब देखें, प्रोटोस्टोमिया को हमने 3 समूहों में वर्गीकृत किया। पहले जो अक्षर है उसको अंडरलाइन कर ले, ए, सूडो और यू। ए का मतलब होता है एब्सेंट, अनुपस्थित। प्रोटोस्टोमिया के वे सदस्य हैं जिनमें देह गुहा, सील का मतलब अभी आपने पढ़ा था गुहा, देह गुहा अनुपस्थित होती है, उन्हें हम ए सीलोमेटा में रखते हैं। ए सीलोमेटा में हमारे जंतु जगत का चौथा संघ आएगा प्लेटी प्लेटीहेल्मिन्थीज। और प्लेटीहेल्मिन्थीज का उदाहरण कौन बताएगा? शाबाश। प्लेटी, अब यहां पे हमें 2 शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा। प्लेटी जो शब्द है उसका मतलब होता है फ्लैट। फ्लैट का मतलब चपटे, और हेलमिंथ का मतलब वार्म कृमि। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में चपटे कृमि आते हैं। चपटे कृमि का भी इसने नाम बताया फीता कृमि, यकृत कृमि। ठीक है, अब सूडो सीलोमेटा। बेटे सूडो का मतलब आप समझे, सूडो का मतलब क्या होता है? झूठा, आभासी। यदि किसी जंतु में, यदि किसी बहुकोशिक के जंतु में आभासी देह गुहा पाई जाती है, हम उसे किस समूह में रखेंगे? सूडोसीलोमेटा, आभासी देह गुहा का पाया जाना। इसमें कौन सा संघ आएगा? शाबाश। एस्केलमिन्थीज का उदाहरण बताएं। एस्केरिस को सामान्यतया क्या कहते हैं? गोल कृमि। ठीक है, यू सीलोमेटा। यू सीलोमेटा में यू का मतलब क्या हुआ? वास्तविक। तो इसमें हमारे जंतु जगत के छठा, सातवां, आठवां संघ आएगा। छठा संघ एस्केलमिन्थीज के बाद कौन सा आता है? एनेलिडा। एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। लिख लिया? ये प्रोटोस्टोमिया आपका पूरा हो गया। अब हम ड्यूटेरोस्टोमिया में आते हैं। ड्यूटेरोस्टोमिया में एक ही समूह आता है जिसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, लेकिन वास्तविक देह गुहा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, साइजोसील तथा एंटीरोसील। तो ड्यूटेरोस्टोमिया के सदस्यों को हम वर्गीकृत करेंगे सब यूसीलोमेटा। सब यूसीलोमेटा। इसमें देह गुहा किस प्रकार की पाई जाएगी? एंटीरोसील
प्रकार की देगुआ। वास्तविक तो दो प्रकार की होती है, चाहे तो आप साइड में लिख लें। वास्तविक देगुआ दो प्रकार की पाई जाती है। पहला लिखें, पहली देगुआ वास्तविक देगुआ साइजोसील, दूसरी वास्तविक देगुआ एंटीरोसील। लिख लिया? साइजोसील प्रकार की देगुआ, साइजोसील लिख लिया सबने। दूसरे प्रकार की लिखो एंटीरोसील। इनका निर्माण कैसे होगा अगली क्लास में बताएंगे। अब सब यूसिलोमेटा के नीचे हमारे जंतु जगत का नवा और 10वां संघ लिख लें, 9वां 10वां 11वां। पहले नवा संघ कौन सा आएगा? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा लिख लिया। दूसरा हेमिकॉर्डेटा और तीसरा कॉर्डेटा। तो हमने प्रोटोजोआ से स्टार्ट किया। प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या था? अमीबा। और कॉर्डेटा का उदाहरण क्या था? तो A to Z आ गया। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और आगे। थैंक यू।